हेलो, वेलकम है आप सभी का द नर्सिंग कॉन्सेप्ट में। मैं शुभम उपाध्याय आज आप सभी को कुछ क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। जो क्वेश्चन आपको एमएनएस एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आइए आज का अपना सेशन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मैरो सप्रेशन इज, मतलब अगर बोन मैरो सप्रेस होता है तो क्या कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा? एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए जब भी बोन मैरो सप्रेस होगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और इस कंडीशन को बोला जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? एप्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि आरबीसी की जो शेप है वो कैसे हो जाएगी? सिकल। आरबीसी की शेप हो जाएगी सिकल। और एनीमिया का मीनिंग क्या है? डिक्रीज आरबीसी नंबर। अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एनीमिया। क्वेश्चन नंबर टू कि a deoxygenated blood from the body via superior and inferior vena cava is received in, मतलब कि जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर ड्रेन करते हैं? क्या लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? तो देखिए सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेबोरेटरी टेस्ट विच कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन, मतलब अगर किसी भी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है तो आप किस लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म कर सकते हैं? सीरम कैल्शियम, एपीटीटी, सेडिमेंटेशन रेट ALT, LDH, CKMB, ट्रोपोनिन या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो देखिए जब भी अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफाक्शन होगा तब आप LDH, CKMB एंड ट्रोपोनिन कराएंगे। क्या कराएंगे? LDH, CKMB एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन दो तरीके का होता है। एक होता है I और एक होता है T। ट्रोपोनिन I एंड T में जो सबसे पहले इंक्रीज होता है वो होता है ट्रोपोनिन I। ट्रोपोनिन I फर्स्ट इंक्रीज होगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर कि नेचुरल अकरिंग एंटीकोएगुलेंट इन ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट क्या होता है? देखो एंटीकोएगुलेंट क्या करते हैं कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। ब्लड क्लॉट को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ब्लड के अंदर नेचुरल कौन सा प्रेजेंट होगा? क्या हिपेरिन, प्लाज्मिनोजन, थ्रोम्बोनिन या फिर फिब्रिनोजन? तो ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ ग्लैंड दैट डिसअपीयर इन द एडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वो ग्लैंड कौन सा है जो कि बचपन में तो प्रेजेंट होगा बट जैसे ही एडल्ट लाइफ आएगी तो वो ग्लैंड डिसअपीयर हो जाएगा। ऑप्शन हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल कोर्टेक्स या फिर थाइमस। तो देखिए थाइमस ही वो ग्लैंड है जो कि बचपन में प्रेजेंट होता है और जो कि बचपन में प्रेजेंट होगा लेकिन एडल्ट लाइफ में आकर डिसअपीयर हो जाएगा। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें वेट की तो वेट होता है 15 ग्राम और एडल्ट लाइफ तक आते आते 45 ग्राम हो जाएगा। देन एडल्ट लाइफ के बाद ये दोबारा से कितना हो जाएगा? 15 ग्राम। तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। एड्रिनल कोर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला पोर्शन है। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड के पीछे वाला पोर्शन है जो कि पैराथार्मोन बनाएगा। और हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है जो कि हमारे जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हैं उन सभी को बनाने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हैं उन सभी को बनाने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनीज। जो किडनी है इसके अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? क्या बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन है या फिर हेनले लूप है? तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट है। नेफ्रॉन के अगर हम नंबर की बात करें कि नेफ्रॉन कितना होता है तो एक किडनी के अराउंड 1.1 मिलियन होगा। एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन अराउंड 1.1 मिलियन होगा और दोनों किडनी के अंदर कितना होगा? 2.2 मिलियन नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं?
नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होगा? नेफ्रॉन। कौन होगा? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टर्म्ड एज। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन सेप्सिस, यूरेथ्राइटिस, ब्लैडर सेप्सिस या फिर सिस्टाइटिस। देखो सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शन। सेप्सिस का मीनिंग क्या है? ब्लड इन्फेक्शन। अगर ब्लड में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्सिस। यूरेथ्राइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे हम बोलेंगे यूरेथ्राइटिस। ब्लैडर सेप्सिस का मतलब है कि ब्लैडर इन्फेक्शन। ब्लैडर में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लैडर सेप्सिस। और ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टाइटिस। क्या हम बोलेंगे? सिस्टाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? क्या लिवर होता है, स्किन होगा, हार्ट होगा या फिर इंटेस्टाइन? देखिए लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का स्किन। और लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाए इंटरनल ऑर्गन तो क्या होगा? लिवर। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन फिर तो होगा लिवर। और लार्जेस्ट ऑर्गन सिर्फ पूछ लें तो आंसर क्या आएगा? स्किन। रूल ऑफ 9 यूज्ड इन द बर्न पेशेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ। रूल ऑफ 9 किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो देखो क्या बर्न परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, बर्न इंजरी के लिए हम करते हैं रूल ऑफ 9, बर्न डेप्थ को पता करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज करते हैं या फिर डिहाइड्रेशन। तो रूल ऑफ 9 हम यूज करते हैं कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो गया है उस चीज को पता करने के लिए रूल ऑफ 9 हम करते हैं। देखिए क्या होगा, ये है हेड, देन एक्सट्रीमिटीज और फिर ये आ गया हमारा लेग वाला पोर्शन और फिर से। तो ये जो हेड एंड नेक होगा इसे हम देते हैं 9%, अपर एक्सट्रीमिटीज को भी 9%, पूरे ये जो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन वाला हिस्सा होगा एंटीरियरली 18%, पोस्टीरियरली 18%, लोअर एक्सट्रीमिटीज को हम देते हैं 18%। कितना देते हैं? 18%। और ये जो जेनाइटल वाला एरिया होता है इसको हम कितना देते हैं? परसेंटेज 1%। तो ये रूल ऑफ 9 के अंदर हम क्या करते हैं? परसेंटेज देते हैं। और रूल ऑफ 9 यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि कितना बॉडी का परसेंटेज बर्न हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई यू शुड कवर बर्न विद अ क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग। मतलब एक पेशेंट है उसको बर्न हो चुका है तो आप क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर क्यों करते हैं? क्या? टू कूल बर्न एरिया। अगर बर्न हो चुका है तो कूल करने के लिए, टू कीप द बर्न एरिया वार्म। जहां पर बर्न हो चुका है उस एरिया को वार्म करने के लिए आप स्टेराइल से उसको कवर करते हैं। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आप कवर कर रहे हैं स्टेराइल ड्रेसिंग से बर्न वाले पेशेंट में, या बोथ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड टू कीप द बर्न एरिया वार्म। क्या आप इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस एरिया को वार्म रखने के लिए? तो देखो कभी भी अगर किसी भी एरिया के अंदर बर्न हो जाए और उसको हम कवर कर रहे हैं स्टेराइल ड्रेसिंग से तो हमारा मेन पर्पस होता है क्या? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। और दूसरा वो एरिया वार्म भी रहे। क्यों? क्योंकि स्किन का जब लॉस होगा बर्न के अंदर तो बॉडी से हीट लॉस होगा और बॉडी में हाइपोथर्मिया की कंडीशन ना हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर ना गिर जाए, तो हम इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल ड्रेसिंग करते हैं। और दूसरा किस लिए? जिससे कि वो एरिया क्या रहे? वार्म रहे। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन होता तो राइट करते हैं इन्फेक्शन, बट ऑप्शन में एरिया को वार्म करने के लिए है, इसलिए हमने इन दोनों को करेक्ट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच आई स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड टू द ब्रेन। मतलब आई का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्टिमुलस को लेगा और ब्रेन को प्रोवाइड करने का काम करेगा? क्या रेटाइना होता है, स्क्लेरा है, लेंस है या फिर आइरिस है? तो देखो रेटाइना ही वो स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, जो भी स्टिमुलस होगा उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ब्रेन को सेंड करता है। और रेटाइना पर इमेज बनने के बाद ही हमें पता चलती है कि वो सामने हमारे क्या ऑब्जेक्ट है।
रेटाइना के अंदर दो तरीके की सेल होती है, एक तो होती है रोड सेल, एक सेल होती है कोन। रोड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क के अंदर आपके विजन के लिए। अगर कहीं अंधेरा है और अंधेरे में आपको देखने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रोड। जबकि कोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कलर विजन के लिए। C4 कोन और C4 कलर विजन। कलर विजन में जो रोल प्ले करता है उसे हम बोलते हैं कोन सेल, और डार्कनेस के अंदर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रोड सेल। ये दोनों ही प्रेजेंट होती है किसमें, रेटाइना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का? अगर हम इंडिया का ग्राफ उठा लें तो ब्लाइंड सबसे ज्यादा लोग क्यों हो रहे हैं? ऑप्शन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या फिर ट्रैकोमा। तो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस का वो है कैटरेक्ट, लेकिन विटामिन ए डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? ब्लाइंडनेस का। ब्लाइंडनेस का इन चिल्ड्रन के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि ब्लाइंडनेस का कॉमन कॉज क्या है, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। लेकिन एडल्ट में पूछे तो आप क्या बताएंगे? कैटरेक्ट। और होल इंडिया के अंदर बात चल रही है तो भी कैटरेक्ट ही क्या है? ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजिस इज। मेनिंजिस का मिडल लेयर क्या है? क्या ड्यूरा मैटर है, पाया मैटर है, एराक्नोइड मैटर है, फिर कोरोइड प्लेक्सस है? देखिए मेनिंजियल लेयर को हम लर्न करते हैं पाया मैटर, एक होता पाया मैटर, एक होता एराक्नोइड मैटर, और एक क्या होगा? ड्यूरा मैटर। क्या होगा? ड्यूरा मैटर। पाया मैटर जो है ये क्रेनियम, जो क्रेनियल कैविटी है उसके जस्ट पास में होगा पी फॉर पाया मैटर, और क्रेनियल कैविटी के पास में कौन सा होगा? पाया मैटर। एराक्नोइड मैटर मिडिल लेयर है, और ड्यूरा मैटर जो है आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? मेनिंजिस की। और इसको हम क्या बोलते हैं? टफेस्ट लेयर भी हम बोलते हैं। टफेस्ट लेयर अगर पूछा जाए मेनिंजिस का वो कौन है, तो ड्यूरा मैटर। और अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्ट लेयर कौन सी है, मेनिंजिस की सॉफ्ट लेयर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पाया मैटर। तो मिडिल लेयर क्या होगी? एराक्नोइड मैटर क्या है? मिडिल लेयर है मेनिंजिस की। कोरोइड प्लेक्सस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके CSF फॉर्मेशन के लिए। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किससे बनता है? कोरोइड प्लेक्सस से। पाया मैटर सॉफ्ट लेयर है जो कि पास में होगा क्रेनियल कैविटी के, और ड्यूरा मैटर टफेस्ट लेयर है मेनिंजिस की। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का क्लासिकल मैनिफेस्टेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा? देखो पहला नंबर तो पार्किंसन डिजीज होता क्यों है, तो पार्किंसन डिजीज होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। अगर डोपामिन की कमी हो रही है तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन, और डोपामिन अगर बढ़ जाए तो एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं साइकेट्रिक में? सीजोफ्रेनिया। क्या हम बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया। उसे हम क्या बोलेंगे? सीजोफ्रेनिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन क्या है? ब्रैडिकाइनेशिया, एटेक्सिया एंड डिसेंट्रिया, ट्रेमर, एटेक्सिया एंड ड्राउजीनेस, डिसआर्थरिया, रिजिडिटी एंड ब्रैडिकाइनेशिया, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्रैडिकाइनेशिया। जब भी डोपामिन की कमी होगी तो डिजीज कंडीशन होगी पार्किंसन डिजीज, और पार्किंसन डिजीज में ट्रेमर होगा, रिजिडिटी होगी, ब्रैडिकाइनेशिया होगा। इसके अलावा शफलिंग गेट होगा। इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? शफलिंग गेट। ठीक है, कैसा होगा शफलिंग गेट? और रिजिडिटी कैसी होगी? कोग व्हील। कैसी होगी? कोग व्हील। जैसे रथ का पहिया होता है वो जाम हो जाए, ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर रिजिडिटी देखने के लिए मिलेगी। ट्रेमर कैसा होगा पार्किंसन में? कई बार पूछ लिया जाता है, तो रेस्टिंग ट्रेमर। कैसा होगा? रेस्टिंग ट्रेमर आपको देखने के लिए मिलेगा पार्किंसन के अंदर। ये हमने सारे पार्किंसन डिजीज का पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 15 कि डेफिशिएंट सलाइवा इज कोल्ड। अगर सलाइवा कम बने बॉडी के अंदर तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे क्या हम जीरोथेल्मिया बोलेंगे, टाइलिज्म बोलेंगे, जीरोस्टोमिया बोलेंगे, या फिर हेलिटोसिस बोलेंगे? देखो अगर सलाइवा कम बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं जीरोस्टोमिया। क्या इसको हम बोलते हैं? जीरोस्टोमिया। हेलिटोसिस का मीनिंग है बैड ब्रेथ। अगर बैड ब्रेथ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस। टाइलिज्म जो है एक तरीके का एंजाइम है जो कि कहां पर होगा? हमारे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। और
जीरोप्थेल्मिया का मतलब है ड्राइनेस ऑफ आई। अगर आंख जो है हमारी ड्राई हो जाए तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्वेश्चन नंबर 16, मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, मतलब मॉर्फिन किस कंडीशन के अंदर नहीं देना चाहिए। मॉर्फिन जो है किस कंडीशन के अंदर नहीं देना चाहिए, तो पहले नंबर जो मॉर्फिन है इसको हम पढ़ते हैं। मॉर्फिन जो है एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये क्या है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है। क्या है ओपियोइड एनाल्जेसिक? क्या इसको हम एंजाइना के अंदर नहीं देते, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर नहीं देते, पैंक्रियाटाइटिस के अंदर नहीं देते और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर नहीं देंगे। तो देखो जिसको भी रेस्पिरेटरी इलनेस है पहला नंबर आप मॉर्फिन उनको नहीं दोगे। वैसे हम पैंक्रियाटाइटिस में भी नहीं देते, मॉर्फिन जो है पैंक्रियाटाइटिस में भी नहीं देते, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है पैंक्रियाटाइटिस में भी। लेकिन अगर आपसे दोनों में से पूछा जाए तो जिसको भी रेस्पिरेटरी इलनेस है उसको आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन का एक साइड इफेक्ट होता है, मॉर्फिन का एक साइड इफेक्ट होता है और साइड इफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब ये क्या कर देगा, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को डिप्रेस कर देगा। और जिस पर्सन को पहले से सांस की बीमारी है और उसको अगर आप मॉर्फिन देते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, एक खतरे वाली चीज है। इसीलिए हम कभी भी रेस्पिरेटरी वाले में नहीं देंगे और इसका आंसर क्या आएगा, ब्रोंकियल अस्थमा। पैंक्रियाटाइटिस में भी हम इसको नहीं देते। इफ आफ्टर सर्जरी द पेशेंट एब्डोमेन बिकम डिस्टेंडेड एंड नो बाउल साउंड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्जरी के बाद अगर पेशेंट के एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाता है और कोई भी बाउल साउंड आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है। देखो एक पेशेंट है, उसको सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद उसका पेट फूल गया और पेट फूलने के बाद आपको जो है वहां पे कोई भी साउंड नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, क्या इंटुससेप्शन है, क्या पैरालिटिक इलियस है, हेमरेज है, फिर रप्चर्ड कोलन है। तो जब भी ऐसी बात आए तो इसका मतलब क्या है, पैरालिटिक इलियस। वहां पर जो नर्व्स हैं हमारे एब्डोमेन की, हमारी जीआई की नर्व्स हैं, वो सर्जरी के अंदर क्या हो चुकी है, डैमेज। और जब नर्व डैमेज हो जाएंगी तो वहां पे ना ही कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ना ही कोई आपको साउंड देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बावल जो साउंड है वो कब क्रिएट होती है, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो। और अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही नहीं है तो वहां पे कोई बावल साउंड नहीं आएगा। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि सर्जरी के टाइम पर जो वहां पर नर्व सेंडिंग है वो ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का, पैरालिटिक इलियस। इंटुससेप्शन का मतलब क्या है, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। क्या है, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे के अंदर चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो अगर जो है इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे के अंदर चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटुससेप्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटुससेप्शन। और इसके अंदर आपको जो है एक मतलब जो है क्लासिकल कंडीशन पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल ये बताइए सिम्टम क्या देखने के लिए मिलेगा इंटुससेप्शन के अंदर। तो आपको यहाँ पर रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने के लिए मिलेगा, रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि लेटरल एस शेप कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज, अगर एस शेप का स्पाइन हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। काइफोसिस का मतलब है कि जो थोरेसिक स्पाइन है वो बाहर की तरफ आ गई। लोडोसिस का मतलब होता है कि लंबर जो वर्टिब्रे है वो अंदर की तरफ चली जाए। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस। फेस की स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन क्या है। अगर हम बात करें फेस, तो फेस में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन क्या होगी, तो मैक्सिला हम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिला। मैक्सिला क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है फेस की। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल क्या होगा। देखो जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरीके की होती हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है और इसके अलावा कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल टाइप के होते हैं जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट है ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट क्रिएट करवाते हैं। और इसी साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट आपको देखने के लिए मिलेगा हिप जॉइंट के अंदर। हिप जॉइंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट कैसा होता है, हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हिंज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, क्या मेथोट्रेक्सेट होगा, क्लोरएम्बुसिल होगा, टैमोक्सिफेन सिट्रेट होगा या फिर कोट्रिमेक्साजोल होगा।
तो देखो जब भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है टैमोक्सिफेन सिट्रेट। इसका साइड इफेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि ये बताइए साइड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा टैमोक्सिफेन सिट्रेट का, तो ये बॉडी के अंदर क्या करवा देगा, हाइपर कैल्सीमिया। क्या करवा देगा, हाइपर कैल्सीमिया, मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा अगर किसी भी फीमेल को आप टैमोक्सिफेन सिट्रेट देते हो। और ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसका, ब्रेस्ट कैंसर का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नर्स असेस द वाइटल साइन ऑफ अ 12-month old infant with a respiratory infection। बच्चे को क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, बच्चे को क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और 12 महीने का है। नर्स वाइटल साइन को ले रही है, द रेस्पिरेटरी रेट इज 35 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट कितनी मिल रही है, 35। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग व्हिच एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। मतलब एक बच्चा है जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और उसका जो रेस्पिरेटरी रेट आपको मिला वाइटल साइन के टाइम पर कितना है, 35। तो ये बताइए इस फाइंडिंग के बिहाफ पर क्या आप एक्शन लेंगे, क्या आप डॉक्टर को बताएंगे, नोटिफाई कर देंगे फिजिशियन को, आप बच्चों को ऑक्सीजन देंगे, रीअसेस करेंगे रेस्पिरेटरी रेट को 15 मिनट के अंदर, या फिर डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग को। देखो जो एक बच्चा है उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा, 30 से लेकर 60 ब्रीथ पर मिनट, 30 से लेकर 60 ब्रीथ पर मिनट, और आपको यहाँ पर कितना देखने के लिए मिल रहा है, 35। इसका मतलब ये क्या, नॉर्मल। और जब भी कोई भी चीज नॉर्मल हो तो उसको हमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट करना, हमें उसके जो ट्रीटमेंट चार्ट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट कर देना, डॉक्टर वगैरह को बताने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्ले प्रेजेंट अमंग द टोडलर। मतलब एक टोडलर है उसके अंदर कौन से टाइप का प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या ऑनलुकर प्ले, क्या पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले, या फिर कोऑपरेटिव प्ले। तो देखो अगर टोडलर है तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पैरेलल प्ले। ऑनलुकर प्ले तो होता है इन्फेंसी में, अगर कोई बच्चा 1 साल तक है तो वो कैसे देखता है, वो कैसे खेलता है, वो दूसरे को देखता रहेगा, वो कुछ भी नहीं खेलेगा। ऐसे टाइप के प्ले को हम क्या बोलते हैं, ऑनलुकर। लेकिन वही बच्चा जब 1 से 3 साल का होगा जिसको हम बोलते हैं टोडलर, उसमें क्या होगा, पैरेलल प्ले, ये साइड बाय साइड खेलता रहेगा, ठीक है। और एसोसिएटिव प्ले ये आपको देखने के लिए मिलेगा स्कूलर में, जो स्कूलर एज के बच्चे हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा एसोसिएटिव। और कोऑपरेटिव प्ले जो है आपको देखने के लिए मिलेगा प्री स्कूलर में। प्री स्कूलर के अंदर आपको कौन सा प्ले देखने के लिए मिलेगा, कोऑपरेटिव प्ले। क्वेश्चन नंबर 24, डोज ऑफ विटामिन के इन प्रीमेच्योर बेबी इज। मतलब एक प्रीमेच्योर बेबी है उसमें विटामिन के का डोज क्या होगा, 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, या फिर 2 mg। विटामिन के का ये डोज पूछ रहे हैं प्रीमेच्योर बेबी के अंदर, क्या 0.5 है, 1 mg है, 1.5 mg, या फिर 2 mg। अगर प्रीमेच्योर है तो आप कितना देंगे, 0.5 mg, और मैच्योर है तो आप कितना देंगे, 1 mg। अगर बच्चा मैच्योर है तो आप उसको कितना देंगे, 1 mg, और वहीं पर बच्चा अगर प्रीमेच्योर है तो आप कितना देंगे, 0.5 mg। इन इन्फेंट एंटीरियर फोंटेनल क्लोज एट द एज ऑफ। एंटीरियर फोंटेनल का दूसरा नाम क्या है, ब्रैग्मा। एंटीरियर फोंटेनल को हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा, जिसका शेप कैसा है, डायमंड शेप का होता है। ये कैसा होता है, डायमंड शेप का होगा। इसका अगर हम बात करें साइज की, साइज कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर का ये होगा। कितना होगा, 3 और ये क्लोज कब होगा, 12 से 18 महीने पर। मतलब 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर, 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर एंटीरियर फोंटेनल क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी एंटीनेटल जॉन्डिस इज। मतलब एक बच्चा है जिसको जॉन्डिस हो गया तो आप फोटोथेरेपी कब दोगे, क्या जब बिलिरुबिन का लेवल 20 mg पर डे हो जाए, क्या बिलिरुबिन का लेवल 5 mg से ऊपर हो जाए, क्या बिलिरुबिन लेवल 15 से ऊपर हो जाए, क्या बिलिरुबिन लेवल 10 से ऊपर हो जाए, तब आप फोटोथेरेपी देंगे। देखिए फोटोथेरेपी हम तब देते हैं जब बच्चे का बिलिरुबिन लेवल 15 से ऊपर हो जाए। अगर बिलिरुबिन लेवल 15 से ऊपर है तब आप बच्चे को क्या देंगे, फोटोथेरेपी। और अगर बिलिरुबिन का लेवल 20 से ऊपर हो जाए तब आप क्या करेंगे, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, बच्चे के अंदर आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे अगर बिलिरुबिन का लेवल 20 से ऊपर है। अगर बिलिरुबिन का लेवल 15 से ऊपर है तब आप क्या करते हैं, फोटोथेरेपी। आप एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं कि जितना बच्चे का बॉडी वेट है उसका क्या करेंगे, आप 80 ml पर kg के हिसाब से क्या करेंगे, ब्लड को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, ब्लड को एक्सचेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस व्हिच आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन अनचेंज्ड थ्रूआउट एडल्टहुड। मतलब बच्चे का वो कौन सा रिफ्लेक्स है जो कि जन्म के समय है वो सारी जिंदगी प्रेजेंट रहेगा। रिफ्लेक्सेस का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्सेस का मीनिंग है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हमने किसी बच्चे को कोई भी तरीके का स्टिमुलाई दिया, उस स्टिमुलस के लिए जो बच्चा रिस्पोंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। तो आइए देखते हैं, ब्लिंकिंग, कफिंग, रूटिंग एंड गैग
ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड गैग, रूटिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग एंड कफिंग, स्टेपिंग, ब्लिंकिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। देखो ब्लिंकिंग जो है ये जन्म के समय होगा, सारी जिंदगी होगा। कफिंग भी जो है जन्म के समय होता है, सारी जिंदगी हमारे अंदर आज भी है। स्नीजिंग भी जो है बच्चों के अंदर होता है और हमारे अंदर भी है। और गैग रिफ्लेक्स भी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें क्या हो गया, ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड गैग। ये जो रिफ्लेक्सेस है ये बचपन में तो होंगे ही और सारी जिंदगी हमारे अंदर प्रेजेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ट्राइसोमी 21 इज अदरवाइज कॉल्ड। ट्राइसोमी 21 को और हम क्या बोलते हैं? क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, क्या टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, फिर डाउन सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 को बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। इसी को हम क्या बोलते हैं? मंगोलियन सिंड्रोम। क्या हम बोलते हैं? मंगोलियन सिंड्रोम। क्या हम बोलते हैं? मंगोलियन सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हो जाएगा? आरबीसी की शेप सिकल हो जाएगी। आरबीसी की शेप कैसी हो जाएगी? सिकल। टर्नर सिंड्रोम जो है इसके अंदर होगा फीमेल के अंदर। टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर होगा? फीमेल के अंदर, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा? एब्सेंट। क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। क्लाइनफेल्टर मेल के अंदर होता है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसिफिलिस नर्स वुड ऑब्जर्व इन अ 2 वीक ओल्ड इन्फेंट वुड बी। मतलब अर्ली साइन क्या है हाइड्रोसिफिलिस का? अगर 2 हफ्ते का बच्चा है, बच्चा 2 हफ्ते का है, अर्ली साइन क्या होगा हाइड्रोसिफिलिस का? क्या संकन आई होगा? क्या संकन आई होगा? हाई पिच श्रिल क्राई होगा, बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनल, या फिर इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस। तो देखो अगर बच्चा 2 हफ्ते का है और हाइड्रोसिफिलिस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर एंटीरियर फोंटेनल बल्ज कर जाएंगे। जो एंटीरियर फोंटेनल है वो क्या हो जाएंगे? बल्ज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इनिशियल नर्सिंग सफरिंग विद असेसमेंट ऑफ इन इन्फेंट एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन रिव्यू। अगर बच्चे को क्या है? डायरिया है और डिहाइड्रेशन है तो बच्चे में क्या हो जाएगा? क्या स्किन तरगत खत्म हो जाएगी? लो हिमेटोक्रिट, बल्जिंग फोंटेनल, या फिर वेट गेन। तो देखो हिमेटोक्रिट डिक्रीज नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएंगे, बल्जिंग फोंटेनल क्या हो जाएंगे? बल्जिंग फोंटेनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिप्रेस फोंटेनल्स कैसे हो जाएंगे? डिप्रेस। वेट गेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट लॉस। तो यहाँ पर स्किन तरगत क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जब डायरिया और डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन तरगत